हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के साथ। जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है, एक कॉन्ट्रैक्टर एक पर्सन होता है जो किसी कॉन्ट्रैक्ट को अंडरटेक करता है, और कॉन्ट्रैक्टी वो पर्सन है जिसने वो कॉन्ट्रैक्ट दिया है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है जो वो कॉन्ट्रैक्टर्स यूज़ करते हैं अगर वो किसी भी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में इंगेज्ड है। वो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की भी हो सकती है या रोड्स की भी हो सकती है। जनरली जितनी भी कंस्ट्रक्शंस है हमारी, वो 1 साल से ज़्यादा का टाइम टेकअप करती है। बट अगर हम सारा प्रॉफिट कॉन्ट्रैक्ट के कंप्लीट होने के बाद करते हैं तो वो जो काम होता है काफ़ी बर्डनसम हो जाता है और पाइल अप हो जाता है। तो जनरली कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट 1 साल से ज़्यादा का टाइम लेती हैं, बट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट एनुअली प्रिपेयर किए जाते हैं सो दैट हम अपना एनुअल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हुए चलें। ऑल्दो वो जो प्रॉफिट है वो एजम्पशन बेसिस पे होता है। जो प्रॉफिट्स आप कैलकुलेट कर रहे हो हर ईयर, वो एक एजम्पशन बेसिस पे है। अब वो एजम्पशन बेसिस पे क्यों है? क्योंकि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, जो कॉन्ट्रैक्टी ने या कॉन्ट्रैक्टी और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में सेट हुआ है, वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाने के बाद कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को कॉन्ट्रैक्ट के खर्चों से कंपेयर किया जाएगा और प्रॉफिट आएगा, जिस प्रॉफिट को हम एक्चुअल प्रॉफिट बोलते हैं। एंड एक्चुअल प्रॉफिट इज़ फाइनल प्रॉफिट। बट आप हर साल जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे हैं और जो प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं, वो एक एजम्पशन बेसिस पे है। वाई इट इज़ एन एजम्पशन बेसिस? क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुई है, तो जो अज्यूम्ड प्रॉफिट्स हैं वो आपके नोशनल प्रॉफिट्स हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, बिफोर प्रिपेयरिंग द कंस्ट्रक्शन और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, वी शुड नो कि कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है और एक कॉन्ट्रैक्टी कौन होता है। हु इज़ अ कॉन्ट्रैक्टर? एक पर्सन जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट अंडरटेक करता है, मतलब ही इज़ द पर्सन जो कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करेगा। हु इज़ अ कॉन्ट्रैक्टी? एक पर्सन जिसने कंस्ट्रक्शन का काम दिया है कि ये काम आपने करना है। तो जो पर्सन कंस्ट्रक्शन का काम अलॉट कर रहा होता है किसी को या असाइन कर रहा होता है, वो पर्सन कॉन्ट्रैक्टी है। अब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इन दोनों में से कौन प्रिपेयर कर रहा है? कॉन्ट्रैक्टर प्रिपेयर करता है या कॉन्ट्रैक्टी? लुक, जो पैसे कमाने हैं वो कॉन्ट्रैक्टर ने कमाने हैं, तो बेसिकली वो एक प्रॉपर रिकॉर्ड रखेगा कि उसके इस कंस्ट्रक्शन में कितने खर्चे जा रहे हैं और उसको कॉन्ट्रैक्ट का कितना प्राइस मिलने वाला है, ताकि वो अपना एक नोशनल प्रॉफिट बता सके। ही प्रिपेयर्स द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट। बट कोई भी अकाउंट बनाने के लिए अगर आपको उस कॉन्ट्रैक्ट का नेचर पता हो तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से बना सकते हैं। तो एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट होता क्या है, उसका क्या नेचर है? जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट होता है वो नॉमिनल इन नेचर होता है, और आपने 11th क्लास में ही ये पढ़ा होगा। नॉमिनल अकाउंट का काम होता है सारे लॉसेस और एक्सपेंसेस को डेबिट साइड पे रखना, और जितनी भी हमारी इनकम है, कोई गेन है या रेवेन्यू है, उसको आप क्रेडिट साइड में रखेंगे। नाउ वी आर गोना इंडिविजुअली टेक अप द ट्रांजेक्शन्स दैट आर यूज्ड इन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। अगर हम इंडिविजुअली सारे ट्रांजेक्शन्स को स्टडी कर लेते हैं तो एग्जाम में आपके पास कंपाइल्ड वे में जो भी ट्रांजेक्शन्स आते हैं, आप सबको करेक्ट वे में सॉल्व कर पाएंगे। तो जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन्स है जो जनरली आपको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में मिलेगा, इट इज़ जो भी आप ओपनिंग स्टॉक खरीद के लाते हैं। लुक, हर एक बिजनेस का ओपनिंग स्टॉक होता है। तो सपोज कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए आपने 1000 ब्रिक्स खरीदी हैं, विच इज़ एट ₹3 पर यूनिट। अब आपका ये खर्चा है, और मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, तो खर्चे को आपने किधर डालना है? डेबिट साइड। तो यहाँ पे हम 2 मटीरियल करके कितनी यूनिट्स खरीदी हैं हमने? 1000 खरीदी है, और एक यूनिट का प्राइस 3 है, विच कम्स आउट टू ₹3000। क्लियर है? अब इसी में आपको एक टाइप की ट्रांजेक्शन और मिल सकती है, जैसे आप क्लोजिंग स्टॉक होता है आपके पास। सी, क्लोजिंग स्टॉक क्या है? वो स्टॉक जो यूज़ नहीं हुआ। अब यहाँ पे व्हाट हैपेंड, हमने 1000 ब्रिक्स खरीदी विच वॉज ऑफ ₹3 पर यूनिट। अब इसमें से 1000 ब्रिक्स में से जो आपने खरीदी है, इसमें से 300 यूनिट्स ऐसी हैं ब्रिक्स की जो यूज़ ही नहीं हुई, मतलब उसका यूज़ नहीं हुआ, वो बाद में बच गई हैं। अब जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट होता है या कॉन्ट्रैक्टर होता है, उसके पास एक ही प्रोजेक्ट नहीं होता है एट अ टाइम। ही माइट बी हैविंग नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स। तो वो प्रोजेक्ट 1 में अगर कुछ बच जाता है तो ही ट्रांसफर इट टू प्रोजेक्ट 2, देन प्रोजेक्ट 3, या फिर कोई भी चीज़ प्रोजेक्ट 3 से प्रोजेक्ट 1 पे भी ट्रांसफ़र हो सकती है। तो इसका क्या ट्रीटमेंट करना है हमने? अगर 300 ब्रिक्स ऐसी हैं जो यूज़ नहीं हुई या फिर आपने अनदर साइट पे भेजी, तो वो इस वाले कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का पार्ट तो नहीं हुई ना, यानी क्लोजिंग स्टॉक में गई, ये यूज़ नहीं हो रहा है। तो क्लोजिंग स्टॉक को आप जनरली क्या करते हो? क्रेडिट साइड पे लिखते हो। तो यहाँ पे हमें, अगर आपके पास 300 ब्रिक्स हैं जो यूज़ नहीं हुई हैं, उसके लिए आप ये टर्म लिखेंगे मटीरियल इन हैंड, या फिर
सेंड टू अनदर साइट है तो आप लिखेंगे मटेरियल सेंड टू अनदर साइट, बट ट्रीटमेंट दोनों का। नाउ वी हैव नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन। वेजेस क्या है? एक टाइप का खर्चा है। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एक, क्योंकि एक नॉमिनल अकाउंट है, इसमें सारे एक्सपेंसेस को डेबिट साइड में डालना है, तो हमने यहाँ पे 2 वेजेस लिख के 10 लाख का अमाउंट रिकॉर्ड कर लेना है। बट अगर आपके पास, मेरे पास केस 4 में है ये, अगर आपके पास आउटस्टैंडिंग वेजेस हैं एंड के या प्रीपेड वेजेस हैं एंड के, तो जो आउटस्टैंडिंग वेजेस हैं आप उन्हें ऐड कर देंगे और प्रीपेड वेजेस हैं उन्हें माइनस कर देंगे। एक एग्जाम्पल के साथ लिए, आउटस्टैंडिंग वेजेस का अमाउंट आपके पास 3000 है और प्रीपेड वेजेस का अमाउंट आपके पास 2000 है। तो यहाँ पे आपने 2 वेजेस लिख के 10 लाख रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि वेजेस के खर्चे में से ही ऐड या माइनस होंगे। आउटस्टैंडिंग वाले को ऐड कर देना है, प्रीपेड वाले को आपको माइनस कर देना है और नेट अमाउंट आपको आउटर कॉलम में लिखना है। जब तक ये नेट अमाउंट अराइव नहीं होता है आप इसे इनर कॉलम में ही लिखेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारे पास डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। अब डेप्रिसिएशन क्या है? एक नॉन कैश एक्सपेंस है, एक्सपेंस ही है ऑफ कोर्स, तो आप इसको कहाँ रिकॉर्ड करना है? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में। आई एम अगेन टेलिंग यू व्हाई इन द डेबिट साइड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट में सारे एक्सपेंसेस आप डेबिट में ही रिकॉर्ड करते हो। जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास, अ प्लांट कॉस्टिंग ₹10 लाख, जिसकी कॉस्ट 10 लाख है, स्क्रैप वैल्यू 10 लाख है और यूजफुल लाइफ 9 ईयर्स है। बट वो जो हमारे पास प्लांट है हमारे साइट पे 6 मंथ्स के लिए ही रहा है, तो डिप्रिसिएशन भी 6 मंथ्स का ही कैलकुलेट करके हमने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में शो करना है। अब डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपको आता होगा ऑलरेडी, कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू माइनस करके हम यूजफुल लाइफ से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास डिप्रिसिएशन का अमाउंट आ जाता है। बट जब ये 1 लाख रुपए का डिप्रिसिएशन आपका अमाउंट आया है, ये पूरे ईयर का है, बट हमारे साइट पे प्लांट सिर्फ 6 महीने के लिए रही है, तो अगर पूरे साल का 1 लाख डिप्रिसिएशन है, हम 6 महीने का डिप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1 लाख मल्टीप्लाइड बाई 6/12, तो आपका डिप्रिसिएशन आ गया 50,000। अब इस डिप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने के हमारे पास 2 तरीके हैं कॉन्ट्रैक्ट में। वैसे आप एक ही तरीके से रिकॉर्ड करते हो, 2 डिप्रिसिएशन ऐसे लिख दिया जनरली, बट कॉन्ट्रैक्ट में हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन वही है कि 2 डिप्रिसिएशन लिख के रिकॉर्ड कर देना है। दूसरा ऑप्शन ये है कि प्लांट की जो ओरिजिनल वैल्यू वही रहने दो 10 लाख और क्लोजिंग को कम दिखा दो, तो अल्टीमेटली जो डिफरेंस है वो 50,000 किधर दिख जाएगा कि वो कम हुआ है। तो ये 2 ऑप्शन है आपके पास, इनमें से आप कोई भी 2 ऑप्शन ले सकते हो, ये ईजी लग रहा है आप इसको ले लो। अब अदर देन द एक्सपेंसेस विच वी हैव ऑलरेडी डन, देयर आर सम अदर एक्सपेंसेस जो आपको दिख सकते हैं क्वेश्चन में, एंड दीज एक्सपेंसेस आर फोरमैन सैलरी, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस एंड सुपरवाइजर सैलरी। ये सारे एक्सपेंसेस हैं, तो एक ही ट्रीटमेंट है इसका कि आप इसको डेबिट साइड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। गिविंग यू एन एग्जाम्पल ऑल्सो हियर, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट प्रिपेयर किया, ये तीनों खर्चे आपने डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर देने हैं अलॉन्ग विद द अमाउंट गिवन, दैट्स इट। सो दिस इज ऑल अबाउट द डेबिट साइड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। अभी हम क्रेडिट साइड की ट्रांजेक्शन्स पढ़ेंगे और फिर जो डिफरेंस बचता है दैट इज कॉल्ड नोशनल प्रॉफिट, उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, अब बात करते हैं उन ट्रांजेक्शन्स की जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड में अपीयर होती हैं। सी, हमें जो चीज़ें यहाँ पे सीखनी है वो है वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड। इट मीन्स ये दोनों चीज़ें हैं जो आपके कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड में अपीयर होने वाली है, तो इन दोनों का ट्रीटमेंट आपको अच्छे से आना चाहिए। बाय टेकिंग अप एन एग्जाम्पल, सपोज कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है हमारी 10 लाख रुपए की, दिस कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज ऑल्सो नोन एज कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। जो कॉन्ट्रैक्टर ने अभी तक कॉस्ट इनकर करी है, यानी उसका जो टोटल खर्चा लगा है टिल 31 मार्च 19 इज 6 लाख रुपीज़। कॉन्ट्रैक्टर ने क्लेम किया जाके कॉन्ट्रैक्टी को कि ये लो भाई मेरा 75% का काम हो गया। अब जनरली कॉन्ट्रैक्टर जब कॉन्ट्रैक्टी के पास जाता है और बताता है कि इतना काम सर्टिफाई हो गया, कॉन्ट्रैक्टी वुड नेवर अग्री अपॉन दिस। वो हमेशा ये ट्राई करेगा कि वो कुछ कमियां निकाल के सर्टिफाइड काम को थोड़ा कम कर दे। कॉन्ट्रैक्टर ने ये क्लेम किया है कि मेरे से तो भाई मेरी साइड से 75% काम हो गया, बट कॉन्ट्रैक्टर ने क्या बोला, नहीं कुछ नहीं है, ये गलती है वो गलती है, उसने बहुत सारी गलतियां निकाली और जाके सर्टिफिकेट दिया है सिर्फ 60% काम को। उसने बोला कि 10 लाख की कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में से अभी तक आपने सिर्फ 60% काम कंप्लीट किया है अच्छे से, बाकी अभी भी बाकी है। तो देखो क्लेम्ड वर्क कितना था जो कॉन्ट्रैक्टर ने क्लेम किया, कॉन्ट्रैक्टर ने तो बोल दिया कि मेरे साइड से तो 75% काम हो गया, पर जो सर्टिफाई हुआ है वो कितना है, सिर्फ 60%। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 60%, यानी 10 लाख का 60%। उसने कितना बोला कि 6 लाख का काम सिर्फ सर्टिफाई हुआ है अभी, ठीक है। अब जितना काम सर्टिफाई हो चुका है उसको तो कॉन्ट्रैक्टर अपना रेवेन्यू मान सकता है ना, कितना तो सर्टिफाई कर दिया, इसको तो मैं अपना रेवेन्यू बुक कर लूँ।
तो ये वर्क सर्टिफाइड उसका रेवेन्यू बुक हो जाता है। अब हमारे पास है वर्क अनसर्टिफाइड, वो काम जो कॉन्ट्रैक्टी ने सर्टिफाई ही नहीं किया। 75% क्लेम में से अगर 60% सर्टिफाइड हो गया है तो हमारे पास जो अमाउंट बच गया अनसर्टिफाइड, वो अब बिल्कुल ध्यान से समझना है कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। सी, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में मैंने बताया था जो वर्क सर्टिफाई हो चुका है उसको तो कॉन्ट्रैक्टर अपना रेवेन्यू बुक कर सकता है। तो कितना सर्टिफाई था? 10 लाख का 60%, 6 लाख उसने अपना रेवेन्यू बुक कर लिया और उसने बोल दिया कि 6 लाख के तो मेरे खर्चे लग गए अभी तक के। ठीक है, अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि कॉस्ट इनकर्ड 6 लाख पहले भी थी, वो तब थी जिस सब 75% काम क्लेम हुआ, तो अभी तो 60% ही सर्टिफाई हुआ ना। तो उसने बोला ये वाली जो आपकी कॉस्ट है 75% के हिसाब से है यार, इस कॉस्ट को आप कम करो। ठीक है, इस कॉस्ट को कम कैसे कर सकते हैं? या तो मैं यहाँ डायरेक्टली माइनस कर दूँ या क्रेडिट में जाके लिख दूँ। तो हमने जो यहाँ पे ट्रीटमेंट किया है क्रेडिट में जाके लिखा है और इसको लिखा है वर्क अनसर्टिफाइड। सी, ये जो 6 लाख कॉस्ट है ये तब की है जो 75% वर्क क्लेम हुआ, तो 15% तो अनसर्टिफाइड पे निकालना पड़ेगा हमें। तो जब आप ये कैलकुलेशन करेंगे तो 1,20,000 आएगी, जो मैंने यहाँ पे रिवर्स कर दी है। ये क्रेडिट साइड है, ये टोटल खर्चे हैं आपके। जब आप टोटल रेवेन्यू में से खर्चे माइनस करेंगे तो जो आपका प्रॉफिट आ रहा है वो नोशनल आ रहा है, नोशनल प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। वाई नोशनल? बिकॉज इट इज कैलकुलेटेड ऑन एन एजम्पशन बेसिस, क्योंकि अभी कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है।